अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट लंग्स पैथोलॉजी। ठीक है, अब लंग्स पैथोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले ना हम सबसे पहले करेंगे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, अब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो होता है ना, हम लोग किन किन चीज़ों के लिए करते हैं। ठीक है, और हम लोग ये सारी चीज़ें ये सारी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग करते हैं स्टैटिक लंग्स वॉल्यूम के लिए। ठीक है, या स्टैटिक लंग्स कंपार्टमेंट। ठीक है, कि हमारे पास स्टैटिकली नॉर्मली हमारे पास लंग्स में कितनी कैपेसिटी है या उसका कितना कितना वो वॉल्यूम एकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, या उसमें कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग एयर फ्लो या एयर मूवमेंट देखते हैं कि लंग्स के अंदर जो है वो हवा जा भी रही है कि नहीं जा रही। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि हवा तो चली गई है, अब वो एक्सचेंज हो रही है कि नहीं एल्वेलाई और कैपिलरी के बीच में। ठीक है, अच्छा जी, और एंड में हमारे पास आ जाता है मैथकोलिन चैलेंज टेस्ट। ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं लंग्स के वॉल्यूम को चेक करने के लिए हमारे पास जो टेस्ट होता है। जो लंग्स के वॉल्यूम को टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो प्रोसीजर या जो टेस्ट होता है वो होता है स्पायरोमेट्री। ठीक है, अब स्पायरोमेट्री में ना सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अब टाइडल वॉल्यूम हम लोग कैसे देखते हैं, हम पेशेंट को कहते हैं कि वो नॉर्मल ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करे। ठीक है, अच्छा, वो जब नॉर्मल ब्रीथ इन करता है ऐसे नॉर्मल, ठीक है, वो कितनी हवा अंदर लेके जाता है। ठीक है, उसको आप टाइडल वॉल्यूम कहते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में। ठीक है, तो वो आपका तकरीबन 500 ml तक होता है। ठीक है, नॉर्मल उसकी वैल्यू। ठीक है, लेकिन वैल्यूज़ को आप छोड़ दो, लेकिन सिर्फ ये याद रखो कि टाइडल वॉल्यूम इज़ द वॉल्यूम जो आपका नॉर्मल ब्रीदिंग में इन और आउट हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, फिर हम आते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, सही है, अच्छा, अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये होता है ना कि अब मैं एक पेशेंट को कहता हूँ कि तुम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करो, ज़ोर से, जितनी ज़ोर से सांस ले सकते हो अंदर की तरफ वो लो। ठीक है, तो उसको आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हो कि मतलब आप पेशेंट को कहते हो ज़ोर से सांस लो और वो कितना वॉल्यूम एकोमोडेट कर सकता है लंग्स में, तो वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये होता है कि आप पेशेंट को कहते हो फोर्सफुल एक्सपायर करो एयर को। ठीक है, तो जितनी एयर एक्सपायर करता है तो उसको आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हो। ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं रेजिजुअल वॉल्यूम। रेजिजुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो आपकी टाइडल वॉल्यूम के बाद जो वॉल्यूम रह जाता है ना लंग्स में। ठीक है, बेसिकली ना अगर मैं आपको एक वो बता देता हूँ, ये देखें। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ कि इतनी इतनी वैल्यू जो है वो आपकी टाइडल वॉल्यूम में इन और आउट होती है। ठीक है, अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब आप जितनी लंग्स में एयर है सारी निकाल दो, ये भी आपने निकाल दी, ये भी निकल गई और ये भी निकल गई। अब इतना सा जो वॉल्यूम है ना, ये वो वॉल्यूम है जो रेजिजुअल वॉल्यूम है, ये कभी भी आपके लंग से नहीं निकलता, ये लंग्स में ही रहता है। ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी बेसिकली ये होती है ना कि आप जब आप कितना ब्रीथ इन करते हो और आप कितना ब्रीथ आउट करते हो। ठीक है, उसको जब आप ऐड कर लेते हो, ठीक है, तो उसकी वो आपकी वाइटल कैपेसिटी होती है, कितना आप मैक्सिमली अब इन कर सकते हो एयर को और कितना आप मैक्सिमली आउट कर सकते हो, उसके एडिशन को आप कहते हो वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, अब फिर कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी हम लोगों ने कर ली, अब हम आते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, अब टोटल लंग कैपेसिटी हम लोग कैसे मालूम करते हैं, देखो हमारी वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कहा था कितना आप इंस्पायर कर सकते हो। ठीक है, और आप कितना एक्सपायर कर सकते हो फोर्सफुली। ठीक है, वो आपका आ गया, तो वो तो वाइटल कैपेसिटी है। ठीक है, अब टोटल लंग कैपेसिटी आप कैसे निकालोगे कि आप वाइटल कैपेसिटी को माइनस प्लस कर दोगे रेजिजुअल वॉल्यूम के साथ। ये तो आपने इन और आउट की बात कर ली है। ठीक है, लेकिन स्टिल एक कुछ कुछ वॉल्यूम का हिस्सा होता है जो लंग्स में रह जाता है। ठीक है, तो रेजिजुअल वॉल्यूम, तो टोटल लंग कैपेसिटी इज वाइटल कैपेसिटी प्लस द रेजिजुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सपायरेटरी फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम्स। ठीक है, अब फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम्स ये होते हैं ना कि सबसे पहले हमारे पास है FEV1। FEV1 ये होता है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। मैं आप पेशेंट को कहता हूँ कि तुम 1 सेकेंड में सांस निकालो। ठीक है, अब वो 1 सेकंड में जितनी भी सांस निकालता है तो वो FEV1 हो जाता है। ठीक है, और फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि अब मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि तुम अपनी लंग से
हवा बस निकालते रहो, ठीक है, एक्सपायर करते रहो, ठीक है। वो 10 सेकंड में निकलती है, वो 15 सेकंड में निकलती है, वो 5 सेकंड में निकलती है सारी की सारी, लेकिन आप उसको बोलते हो कि सारी निकालो, ठीक है, तो वो आपका हो गया, ठीक है। अब ना हमारे पास जो एक रेशो होता है जिसको हम FeV1 डिवाइड बाय FeC रेशो कहते हैं, ठीक है, जो हम बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव लंग रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में करते हैं, ठीक है। अब जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ होते हैं बाकी हम लोग बाद में डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन फॉर नाउ जस्ट ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ होती है ना, तो उसमें ऑब्वियसली हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन होती है, रास्ता बंद होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लंग्स की डायग्राम बना के दिखाता हूँ, उससे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लंग्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रास्ता बंद है, ठीक है। अब मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि तुम 1 सेकंड में जितनी सांस निकाल सकते हो निकालो। ऑब्वियसली वो 1 सेकंड में कम सांस निकाल पाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये रास्ता बंद है, ठीक है। या मैं थोड़ा सा रास्ता खोल देता हूँ तो 1 सेकंड में वो बहुत कम सांस निकल पाएगा, ठीक है। तो FeV1 जो होगा आपका कम हो जाएगा। फिर मैं उसको कहूँगा बस तुमने सांस निकालते रहना है, ठीक है, जब तक तुम्हारी लंग्स में सांस बचती है, ठीक है। तो वो तब तक निकालता रहेगा, तो ऑब्वियसली वो जोर इतना लगाएगा कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये ख़त्म हो जाएगी, या ऑब्स्ट्रक्शन के आपकी रास्ता थोड़ा और खुल जाएगा और एयर निकल आएगी, तो वो वैल्यू आपकी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो जो देखो FeV1 डिवाइड बाय FeC रेशो जो है ना आपके पास कम आ जाएगा। क्यों कम आ जाएगा? क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास कम आ गई है और नीचे वाली ज़्यादा आ गई है, 1 आ गई है फॉर एग्जांपल, और नीचे वाली 2, तो ये आपका 0.5 आ गया, तो रेशो आपका कम आएगा, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में आपका रेशो जो होता है वो कम आता है। अब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ की अगर हम बात करें ना, तो फॉर एग्जाम्पल ये लंग है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ये एरिया आपका लंग्स का ख़राब है, रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, ठीक है। अब मैं पेशेंट को बोलता हूँ 1 सेकंड में जितनी सांस निकाल सकते हो निकाल लो, तो 1 सेकंड में वो जो निकालेगा फॉर एग्जांपल 1 या 2 कर लेते हैं, 1 सेकंड में वो 2 निकाल लेते हैं, ठीक है। अब वो जो फिर मैं उसको बोलता हूँ कि तुम्हारे लंग्स में जितने रह गया तो वो भी निकाल लो, ठीक है। अब वो जितनी वैल्यू रह गई है वो उसकी अगर हम बात करें ना, तो ऑब्वियसली लंग्स पहले इतना ज़्यादा निकाल रहा था, अब वो इतना सा निकाल रहा है, ठीक है। 2 तो पहले ही निकाल दिए, अब वो जो है वो अगर बहुत भी हो जाए तो वो आपके पास निकाल लेगा 1, ठीक है, वैल्यू आपके पास आ गई 1, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपकी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में आपका ये जो रेशो होता है वो या तो ज़्यादा आता है, या तो आपका फॉर एग्जांपल ऊपर 2 था तो नीचे भी 2 आ जाएगा, तो इक्वल आ जाएगा, ठीक है, या तो ज़्यादा आएगा या तो इक्वल आएगा, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टिव में जो रेशो होता है वो ज़्यादा आता है या इक्वल आता है, ठीक है। फिर दूसरा थर्ड हमारे पास है एक्सपायरेटरी फोर्स एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, ठीक है। फोर्स एक्सपायरेटरी फ्लो रेट ये होता है ना कि आप पेशेंट को बोलते हो कि आप फोर्सफुली अपने लंग से एयर जो है वो एक्सपायर करो, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अब जो नॉर्मल बंदा होता है वो अपना 25% से लेकर 75% के बीच में जो एयर होता है वो आप फोर्सफुली जो है वो एक्सपायर कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्वियसली अब नॉर्मल पेशेंट होगा तो वो जो है आपकी 25% से कम आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड डिफ्यूजन कैपेसिटी, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड डिफ्यूजन कैपेसिटी ये होती है ना, जो हमारा वो होता है ना हेमोग्लोबिन होता है ना, तो वो जो होता है वो उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को जहाँ देखता है उसके साथ जाके चिपक जाता है, ठीक है। ठीक है, तो मतलब अगर ऑक्सीजन की अगर वो एक कमरे में 10 ऑक्सीजन है, ठीक है, और 5 कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, तो हेमोग्लोबिन जाएगा पहले जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ चिपकेगा, फिर उसके बाद जो थोड़ी बहुत जगह रह जाएगी तो वो ऑक्सीजन के साथ चिपक जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं ना कि हम पेशेंट को दे देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, थोड़ी इतनी ज़्यादा नहीं देते थे लेकिन हम इतनी देते हैं कि हम कैलकुलेट भी करनी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं पेशेंट को दे देता हूँ 5 mmHg कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और वो फिर जब वो एक्सेल करता है तो वो आपका 1 mg जो है वो एक्सेल कर देगा, और बाकी 4 जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, ठीक है, मतलब कि आपकी हीमोग्लोबिन अच्छा खासा काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, आपकी एक्सचेंज नहीं हो पा रही प्रॉपर्ली, तो क्या होगा कि आपका ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड वापस आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली तो उसने हीमोग्लोबिन के साथ जाके चिपक जाना था, क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन दैट केस वो जाके नहीं चिपकेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट, ठीक है। अब ये जो मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट को थोड़ी सी अमाउंट में मेथाकोलिन दे देते हैं, ठीक है।
अब मेथाकोलिन का बेसिकली काम क्या होता है, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, जो रास्ता है, ठीक है, उसको बंद करना, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मल पेशेंट में अगर आप थोड़े से अमाउंट में भी मेथाकोलिन देते हो ना तो ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका FEV1 जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, 2 to 5%, ठीक है, विच इज़ बेसिकली जो आपका अगर परसेंटेज में देखो वो आपका 20% आ जाता है, ठीक है, या 20% से कम आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई पेशेंट होगा जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ का पेशेंट होगा, फॉर एग्जांपल अस्थमा का पेशेंट है, तो उस केस में क्या होगा ना कि आप मेथाकोलिन दे दोगे, ठीक है, तो आपका जो FEV1 होगा ना वो आपका 2 to 5%, या आप इसको ऐसे सिंपल ज़बान में कह दो कि आपका 20% से ज़्यादा आपका जो है वो रेशो जो है वो। अच्छा, अब जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मली तो आप का जब आप मेथाकोलिन देते हो तो वो आपको 2 to 5% कम हो जाता है, ठीक है, विच इज़ फाइन, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ का पेशेंट होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपका ये जो लेवल है ना ये 20% से ज़्यादा आपका जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, ये FEV1 जो होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर वो बहुत ज़्यादा कम हो गया तो आप पेशेंट को बोलोगे कि एस्थमेटिक पेशेंट है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ का पेशेंट है, ठीक है, तो मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो हमारे पास हम लोगों ने डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी हम लोगों ने की थी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, ठीक है। तो अब अगर हम लोग रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ की बात करें ना तो उसमें हमारे पास रेशियो जो होता है वो तो या तो नॉर्मल होता है या तो वो ज़्यादा हो चुका होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन है ना, रास्ता फॉर एग्जांपल रिस्ट्रिक्शन है, ये जगह जो है वो हमारे पास ख़राब है और बाकी जगह तो ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये जो ऑब्वियसली जो एब्जॉर्प्शन वाला किस्सा था वो कम हो जाएगा, क्योंकि पहले जो था वो इतना ज़्यादा सरफेस एरिया था, लेकिन अब आपके पास थोड़ा सा रह गया, ठीक है। अब आते हैं क्योंकि तो हमारे पास जो ये डिफ्यूजन कैपेसिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ की बात करोगे, ठीक है, तो उसमें रेशो आपका कम होता है, ठीक है, ठीक है। जब रेशो कम होगा ना तो उसकी वजह से आपका जो है ना वो, तो उसकी वजह से क्या होगा ना कि देखो जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है उसमें तो मैंने कहा था रास्ता बंद होता है ना, तो रास्ता बंद होता है तो कुछ टाइम बाद रास्ता खुल जाएगा, तो आपका एक सरफेस एरिया तो आपका उतना ही रह रहा है, ठीक है, सरफेस एरिया उतना ही रह रहा है, तो आपका जो ये डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है, जितना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एम्फाइसीमा में जो है वो कम होता है, ठीक है। क्यों कम होता है, क्योंकि एम्फाइसीमा में बेसिकली एम्फाइसीमा की डेफिनेशन यही होती है कि डायलेटेशन ऑफ द एयरवे डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। जब वो रास्ता खुल जाता है, फूल जाता है, तो ऑब्वियसली वो जब फूल जाएगा तो ये पीछे बंद हो जाएगा और लंग्स की तरफ एयर जाएगी नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका ये रेशो ये DLCO जो होगा वो कम आएगा, ठीक है। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।